आज बात करेंगे बिहार में स्कूली शासन की एक बहुत ही अहम कड़ी के बारे में। ये है विद्यालय शिक्षा समिति। आखिर ये समिति है क्या? ये काम कैसे करती है? और सबसे बड़ी बात, इसका हम सब पर, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? आइए इसी को समझते हैं। कभी यह सवाल मन में आया है कि हमारे आसपास के सरकारी स्कूल के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो आखिर लेता कौन है? तो इसका सीधा सा जवाब है विद्यालय शिक्षा समिति। जी हाँ, यही वो बॉडी है जो एक तरह से स्कूल और हम सब के यानी समुदाय के बीच एक पुल का काम करती है। और इसका मकसद एक ही है, शिक्षा को और बेहतर बनाना। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसका परिचय, इसकी नींव क्या है? फिर देखेंगे कि ये समिति बनती कैसे है, इसमें सदस्य कौन होते हैं। उसके बाद बात होगी इसकी शक्तियों और कर्तव्यों की, मतलब ये क्या-क्या कर सकती है। और फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इसका असल महत्व क्या है, समुदाय की इसमें क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि विद्यालय शिक्षा समिति सिर्फ नाम के लिए कोई कमेटी नहीं है। नहीं, ये एक कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त संस्था है जिसे बाकायदा कुछ खास शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। और देखिए इसकी कानूनी बुनियाद कितनी मजबूत है। इसे बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि एक राष्ट्र कानून है, और साथ ही बिहार राज्य नियमावली 2011, इन दोनों के तहत बनाया गया है। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस स्कूल के मैनेजमेंट में एक बहुत ही आधिकारिक और अहम भूमिका निभाती है। तो अब आते हैं इस समिति के दिल पर, यानी कि इसके सदस्य कौन होते हैं। देखिए, इस समिति का जो पूरा ढांचा है वो सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर टिका है। मतलब कोशिश ये रहती है कि समाज के हर तबके की आवाज को इसमें जगह मिले, उनकी बात सुनी जाए। ये जो दस्तावेज दिख रहा है, ये इसका आधिकारिक गठन प्रपत्र है। इससे पता चलता है कि इसकी बनावट कितनी साफ और तय है। हर स्कूल में जब भी विद्यालय शिक्षा समिति बनेगी तो इसी ब्लूप्रिंट, इसी खाके के आधार पर बनेगी। मतलब ये कोई अपनी मर्जी से बनाया गया ग्रुप नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी सुनियोजित संरचना है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कुल 18 सदस्य होते हैं और इसकी विविधता देखिए कितनी कमाल की है। जो वार्ड सदस्य हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। स्कूल के जो हेड टीचर हैं वो सदस्य सचिव बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, कुल 9 सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से चुने जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी भागीदारी है। इतना ही नहीं, इसमें जीविका समूह से, बाल संसद से यानी बच्चों की अपनी पार्लियामेंट से और मीना मंच से भी प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। मतलब हर जरूरी आवाज को जगह दी गई है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि समिति में कौन कौन होता है। अब सवाल उठता है कि ये समिति आखिर करती क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। और मैं बता दूं, इसके काम का दायरा काफी बड़ा है, जो स्कूल के रोज के कामकाज से लेकर भविष्य की योजनाओं तक पर सीधा असर डालता है। तो देखिए इसकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे पहला काम, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। मतलब स्कूल आगे कैसे बढ़ेगा, इसका पूरा खाका तैयार करना। फिर सरकार से जो भी पैसा या ग्रांट आता है उसके इस्तेमाल पर नजर रखना। ये बहुत जरूरी है। स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी करना। बच्चों और टीचरों की हाजिरी पर ध्यान देना। और आखिर में स्कूल की बिल्डिंग, फर्नीचर यानी पूरी संपत्ति का रखरखाव करना। ये सब सिर्फ कागजी काम नहीं है, ये सीधे सीधे बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी से जुड़े हैं। अब एक और दिलचस्प पहलू की ओर बढ़ते हैं। ये समिति काम कैसे करती है? क्या इसके कोई नियम कायदे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। इसकी मीटिंग कब होगी, इसका कार्यकाल कितना होगा और फैसले कैसे लिए जाएंगे, इन सब के लिए बिल्कुल साफ नियम बने हुए हैं। देखिए इस समिति का कार्यकाल होता है पूरे 3 साल का, और जैसे 3 साल पूरे होते हैं एक नई समिति का गठन करना ही होता है। ये अनिवार्य है। इससे फायदा ये होता है कि समय समय पर नए लोग, नए विचार आते रहते हैं और नेतृत्व में ताजगी बनी रहती है। अब एक शब्द आता है कोरम या गणपूर्ति। ये बहुत जरूरी चीज है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी मीटिंग में कोई भी फैसला लेने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है। अगर तय संख्या से कम सदस्य मौजूद हैं तो समिति कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं ले सकती। ये वैधता के लिए एक शर्त है। और भी कुछ नियम हैं जो इसके काम करने के तरीके को पारदर्शी बनाते हैं। जैसे नियमित बैठकें करना जरूरी है। बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव यानी हेड टीचर की होती है। कोई भी फैसला मीटिंग में मौजूद सदस्यों की सहमति से लिया जाता है। और हाँ, एक खास बात, अगर कोरम पूरा न होने की वजह से कोई मीटिंग टालनी पड़ती है तो उसी एजेंडे पर जब अगली मीटिंग होगी तो उसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी।
ये इसलिए ताकि जरूरी काम अटके नहीं। और हाँ, समिति के खातों का हर साल ऑडिट होना भी अनिवार्य है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये समिति क्या है, कैसे बनती है और क्या करती है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये इतनी जरूरी है क्यों? इसका महत्व क्या है? और इसका असर सिर्फ स्कूल की दीवारों के अंदर तक नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय पर है। सीधी और सरल भाषा में कहें तो विद्यालय शिक्षा समिति स्कूल और उस समुदाय के बीच का एक पुल है, जिसकी सेवा के लिए वो स्कूल बना है। यही समिति ये पक्का करती है कि स्कूल में जो भी हो रहा है वो स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और उनकी उम्मीदों के हिसाब से हो। ये एक तरह से समुदाय को अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बनाती है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, आधिकारिक अधिसूचना में साफ लिखा है कि समिति विद्यालय की गतिविधियों की निगरानी करेगी ताकि बाल केंद्रित शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मतलब हर चीज का केंद्र बच्चा होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यही इस समिति का मूल मंत्र है। तो कुल मिलाकर यह समिति गवर्नेंस के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को खड़ा करती है। पहला है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सारे फैसले खुले तौर पर लिए जाते हैं। दूसरा है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यह समिति सीधे समुदाय के प्रति जवाबदेह है। और तीसरा है प्रत्यक्ष सार्वजनिक भागीदारी, क्योंकि समुदाय के लोग खुद फैसले लेने की इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना बनता है, अगर इतनी शक्तिशाली समिति हमारे स्थानीय विद्यालय में है तो इसके जरिए हम क्या बदलाव लाना चाहेंगे? इसे सिर्फ एक ढांचे की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए, बदलाव लाने का एक अवसर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।